we have our next speaker, Mr. Vishwas Jain, already joined with us. Welcome, Vishwas ji, to this BJS National Business Conclave. Let me introduce you to the audience first, and then I will hand over to you. Mr. Vishwas Jain is a civil engineer by profession, and he is MD and founder of Consulting Engineers Group, Jaipur. He is the first generation entrepreneur and built a global level consulting firm which is doing projects of over 1 lakh crores, including expressways, highways, bridges, metros, railways, airports, dams, water resources, etc. His team consists of his wife and 2 daughters and 1100 professionals. He also founded CEG Test House, which is a national level laboratory for geotechnical, building and construction, food and pharma, agri and water, etc. He is balancing his life between professional ambitions and social commitments. I had privilege to host 2 programs at a large scale in IMA's National Management Conclave also, where Dr. Krishnan was also present with his daughters Vinu and Harshita, and now it is time to host their father. It's my privilege, sir, and I look forward to you to share your growth journey and the learnings in creating one of the Indian multinational company here, CEG. Over to you, Vishwas ji. Thank you, Rakesh ji. It is my pleasure कि मैं आप सबके बीच में आप जो हाईली एजुकेटेड जो आप लोग हैं, राकेश जी मोटिवेशनल गुरु, ऋषिकेश जी मैनेजमेंट एक्सपर्ट, डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, चैनराज जी एजुकेशनिस्ट, तो इन सबके बीच में आने का मुझे मौका मिला और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो चैलेंज रखा है कि कोविड-19 से जो चैलेंजेस आए हैं उससे कैसे ओवरकम किया जाए, तो मेरा तो एक ही मानना है कि तो पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में है अगर वो बरकरार है तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती है। मैंने हमेशा ऐसा सोचा है कि माई टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। भविष्य का पता नहीं, बट आई कैन ऑलवेज कैलकुलेट माई टुडे एंड ऑलवेज थिंक दैट माई टुडे इज बेटर देन यस्टरडे। देखिए लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। एक साइकिल अगर हम चलाते हैं तो कभी पंचर होती है, कभी टायर फूटता है, उसको वापस ठीक कर लेते हैं, फिर चल जाते हैं, पर जर्नी चलती रहती है। तो ये वो लाइफ है जिसमें अगर आप ये मान के चले कि मैं आज कम से कम कल से तो अच्छा हूं, और इसी जर्नी को मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में तय किया है। और मैं आपको शायद कुछ शेयर भी करना चाहूंगा कि कैसे मेरी जर्नी ऑफ लाइफ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ मैं पहुंचा हूँ, और उसको शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी भी होती है। मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ छोटी सी। So this is my journey of life. I am with my 2 daughters. सबसे बड़ा जो आज मुझे जो मुकाम, खुशी का जो मुकाम मिलता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ख्वाब होता है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, वो उस कंपनी को संभालें। और आज हमारे साथ काफी यंगस्टर्स भी हैं और काफी इस एज ग्रुप के भी हैं जो अपने बच्चों को अपनी कंपनी में देखना चाहते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि माई 2 daughters since they joined in 2014 इस पूरी कंपनी को आज वही चला रहे हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन, गर्ल्स भी सब कुछ कर सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अब मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? दिस इज माई हाउस, यू कैन सी इट वाज अ टिन रूफ टिल आई ग्रेजुएटेड। आई वाज हैविंग ओनली दिस हाउस एंड प्रेजेंटली दिस इज माई ऑफिस, यू कैन से दिस राइट साइड, दिस इज हेडक्वार्टर ऑफ माई कंपनी कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड। और आज की तारीख में लगभग 1300 प्लस इंजीनियर्स फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं। हम अभी रिसेंटली हमें बुलेट ट्रेन का काम मिला है जो इंडिया का बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। तो आज इंडिया में जितने आप देख सकते हैं बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, मुंबई मेट्रो बन रही है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें काफी जगह हम लोग इन्वॉल्व हैं। जो कंपनी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो मेरा एक मानना है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम लोग सभी किसी न किसी जो बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइंट से डील करते हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। किसी भी काम को अगर हाथ में लिया है तो टाइमली डिलीवरी अगर आपके पास में कमिटेड है और आपकी इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी पर अगर आप काम करें और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, कोई आपकी कंपनी को रोक नहीं सकता आगे जाने के लिए। तो ये एक छोटा सा मेरी जर्नी का जो है। वेरी गुड। हाँ, अब आता है कि मैंने
जो भी सीखा है, वैसे अगर अभी आप, मैंने सुना चैनराज जी को सुना, ऋषिकेश जी को सुना, और ज्यादातर जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो काफी थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर बेस्ड होती हैं, रिसर्च पर बेस्ड होती हैं। पर मेरी कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, और हो सकता है वो थोड़ी सी जो मैनेजमेंट की, जो हम सोचते हैं जिस तरह से मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। अभी बात चल रही थी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ गोल रखना चाहिए, 5 साल के बाद का गोल रखना चाहिए। एक बार मुझसे किसी मंच पर, ईटी नाउ के मंच पर मुझसे नेस्ले के एमडी ने पूछा कि विश्वास जी, आपकी कंपनी इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर रही है और इतना बढ़िया बैलेंस शीट है, तो आप 5 साल बाद अपनी कंपनी को किस लेवल पर देखना चाहते हैं? तो इट वॉज ए सडन क्वेश्चन। जो मेरे दिमाग में इमीडिएटली जो आंसर था वो ये था कि मैं 5 साल बाद क्या, मुझे तो मैं, मेरे जिस नेचर का व्यक्तित्व है मेरा, मुझे सिर्फ आज वर्क करना है, कल की प्लानिंग करनी है, परसों की प्लानिंग करनी है, 5 साल की प्लानिंग करनी है, पर मुझे कोई गोल अचीव नहीं करना है। क्योंकि गोल जब हम सेट करते हैं कि हमें, मुझे अचीव करना है, आज मेरी कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है और 5 साल बाद 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, तो हम किसी चीज के पीछे भागते हैं। और हम प्लानिंग करते हैं तो पीछे नहीं भागते हैं, हम वेल प्लान वे में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि गोल अचीव करने की पीछे भागने की जगह हम वेल प्लान वे से आगे बढ़ें। सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, बिल्कुल आपको एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं। जैसा अभी बताया कि 8 घंटे आप बिल्कुल सोएं तो 8 घंटे नींद आ जाती है, फिर दूसरे दिन काम पर जुड़ जाते हैं। और इस थ्योरी से जो सक्सेस मिली है वो सबके सामने है। जो बिजनेस का जो एक मूल मंत्र है, कभी भी हम एथिकल प्रैक्टिसेस से हम डेविएट नहीं हो। लाइफ में कहीं हमारी इंटीग्रिटी पे कहीं कोई डाउट नहीं करे। अगर ये चीज चलती रहेगी तो बिजनेस को कोई ग्रो करने से रोक नहीं सकता है। मैंने एक और चीज सीखा है अपने बिजनेस में, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि मैंने ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि लोग, कई बार ओनर्स जो हैं या टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सारी पावर को अपने पास सेंट्रलाइज रखते हैं। मैं कई बार कोई काफी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनीज या कई बिल्डर से कई बार इंटरेक्ट करता हूँ, और ये मैंने पाया है कि छोटे से छोटे डिसीजंस मालिक अपने पास रखते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को आपको चुनना पड़ेगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आपको अच्छे आदमियों के साथ भी रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा लर्निंग ये होता है कि यदि आप अपनी कंपनी में अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर सकें, अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को ला सकें, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तभी आप उस पावर को डिसेंट्रलाइज करके यूज कर सकते हैं, ताकि आपके बिहाफ पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लोग डिसीजन लें और आगे बढ़े और आपकी कंपनी को आगे बढ़ने में सहयोग दें। मेरा ऐसा मानना है कि जो काम कोई दूसरा कर सकता है तो टॉप मैनेजमेंट को वो नहीं करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ वही काम करना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। तो हर छोटे छोटे काम में आप इन्वॉल्व कई बार होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बड़ी दिक्कत आती है। हम प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को कहलाते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉइज को अपनी एसेट समझना चाहिए। तो एम्प्लॉइज के आपके एचआर पॉलिसीज हैं, उनके वेलफेयर के जो भी रूल्स हैं, वेलफेयर के जो आप दे सकते हैं उनको, टोटल एक सॉल्यूशन एम्प्लॉइज को पैकेट की तरफ में आपको देना पड़ेगा और एम्प्लॉय को एज एसेट मान के चलना पड़ेगा। हमारे जो फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें मैंने देखा है कि जैसे मैं आपसे बता रहा था कि सक्सेसर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। कई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती है और उनके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर विदेशों में जाकर नौकरी कर लेते हैं या कुछ अलग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। हम उसको अलग बिजनेस करने में रोके नहीं, बिल्कुल करने दें, एक्सपांड करें। पर यदि अगर आपका बिजनेस भी अच्छा है और उसको आगे बढ़ाना है तो आपको अपने बच्चों को भी इस तरह से तैयार करना होगा, जो मैं सक्सेसफुली कर पाया, कि वो आपके बिजनेस को, आपकी लीगेसी को आगे बढ़ा सके। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे 90% डिसीजंस आज की तारीख में मेरी दोनों बेटियां ले लेती हैं। अगर ये हो सकता है तो सब, यह हमेशा ही हो सकता है। उसका कारण ये है कि मैंने अपने बच्चों पर पूरा फेथ व्यक्त किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर के बीच में उनको बड़ा नहीं किया, बहुत ज्यादा उन पर डाउट नहीं किए। जो उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने सोचा, उनको सपोर्ट किया। अगर थोड़ा सा कहीं गलत है तो उनको टोका, पर कोशिश ये की कि अगर उनको कोई, उनके इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके कुछ अपने थॉट प्रोसेस हैं, उनको करने दिया जाए। उनको पढ़ने की इच्छा थी, विदेशों में पढ़ने की इच्छा थी, उनको भेजा, सब कुछ किया। और वापस
आने के बाद में उन्होंने अगर बिजनेस को संभाला तो उसी का कारण है। ये सक्सेसफुली हम लोगों ने अपने सक्सेसर को अपने यहाँ पर लाकर वापस खड़ा किया। मैं फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशंस को जो चलाने के तरीके हैं, उसके लिए आपका सक्सेसर का सक्सेसफुल होना ये भी बहुत जरूरी है। आपको अपने जो कलीग्स हैं उस पर ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है। हम कभी कभी ये भी गलती करते हैं, हम अपने जो साथ में हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम हर चीज पर डाउट करते हैं। अगर ये चीजें हम अपने दिमाग से निकाल दें, हो सकता है कि कभी आपको 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे मिले जो आपके ट्रस्ट पर पूरा नहीं फुलफिल कर पाए, पर इवन उसके बाद में भी अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो 100 में से अगर 90 लोग भी अगर आपके ट्रस्ट पर पूरा उतरते हैं तो आपकी कंपनी को वो कहीं बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं ज्यादा तो आपका समय नहीं लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो बिल्कुल जरूर आप मुझसे पूछें। जी, I would request audience to write the question in the chat box. In the meantime, जो questions मेरे पास आए हुए हैं मैं आपसे पूछता हूँ। विश्वास जी, अभी ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बजट आउटले अलोकेट किया हुआ है और इससे पूरे देश में बहुत बड़ा बिजनेस में बदलाव आने वाला है। व्हाट इज योर परसेप्शन कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होने वाला है, इससे क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और न सिर्फ आपके जैसे बिजनेसमैन के लिए बल्कि छोटे छोटे बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए, और इसके साथ में क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, वो उसको कैसे एनकैश कर सकते हैं? राकेश जी, आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो 5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अलावा जो रियल इस्टेट है वो बिल्कुल उससे आगे है, वो उसके अलावा है। अगर 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारी आज भी कैपेसिटी हमारी उतनी नहीं है। आप देखें, जो यंगस्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आज इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें इंजीनियर्स जितने बन रहे हैं, हो सकता है कि आज के 2 साल बाद में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो कोर ब्रांचेज है उसके इंजीनियर्स की कमी हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, तो ये अपॉर्चुनिटी सभी बिजनेसमैन के लिए उपलब्ध होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी, जब भी आपका कोई भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट से ही आप उसको वापस रिकवर कर पाते हैं। और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी भी ग्रोथ उतनी फास्ट होगी। आज जीडीपी को अगर हमें 9-10% पर ले जाना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तो होनी ही होनी है। नहीं, मेरा दूसरा इसके साथ अलाइड क्वेश्चन ये था कि हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो जिनको हम एसएमई एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज है? मे बी एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर, मे बी एज ए सप्लायर, मे बी इन सप्लाई चेन, कहां कहां नई अपॉर्चुनिटीज निकल रही है? ये अपॉर्चुनिटी तो एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी। आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर आप इमेजिन करें कि अगर किसी जगह 10,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें मैन पावर सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें मटेरियल सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वहां पर 5,000 आदमियों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वहां पर कई शॉप्स जनरेट हो जाती है, कई नए प्रोजेक्ट जनरेट हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 40,000 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे रिफाइनरी लगा रहा है। पूरा का पूरा विलेज ही नए तरह से डेवलप हो गया है। आप अगर देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो होता है, जैसे दुबई एक उसका एग्जाम्पल है, हर तरह के बिजनेस में इम्पैक्ट आता है। नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस, पर इवन कपड़े की दुकानें चलती हैं, किराने की दुकानें चलती हैं, हर तरह का व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों की पॉकेट में पैसा आता है, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। तो हमारे जो यूथ है, जो है, आप देखिए, आप एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं, आप कंक्रीटिंग के वर्क कर सकते हैं, आप स्टील की सप्लाई कर सकते हैं, आप सीमेंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज्ड मटेरियल की सप्लाई के काम कर सकते हैं, शटरिंग की सप्लाई का काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज, टाइल्स, नल, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, देयर आर ट्रिमेंडस आइटम। हर आइटम की रिक्वायरमेंट होती है, हर आइटम में ट्रेडिंग की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। तो हर लेवल पे इसमें आपको सपोर्ट मिलता है।
वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट मीन्स के आने वाले समय में ड्यू टू ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली है। बिल्कुल जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सही एग्जांपल दिया दुबई का, कि आज दुबई की इकोनॉमी उस पेट्रो डॉलर इकोनॉमी से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े बिजनेस हब की इकोनॉमी बन गई है। और वो अगर पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी डाउन भी जाती है तो दुबई को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जा सकती है। वेरी गुड। मैं आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास है सीईजी के लिए, कि आपने कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप की जो कंपनी फॉर्म की, इसका विजन कैसे डेवलप हुआ आपके पास में कि ऐसी कंपनी बनाई जाए जिसका इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं हो, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिले जो इंडिया में दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है। अब अगर हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आ रही है तो नेचुरली किसी के पास में यही सोच आएगी कि बुलेट ट्रेन तो इंडिया में पहले कभी बनी नहीं, तो इसकी कंसल्टिंग का काम जो है इंडिया से बाहर की किसी कंपनी को देना चाहिए। पर लेकिन यू हैव दैट अवार्ड। तो ये कैसे विजन कैसे आपने डेवलप किया कि इस प्रकार से एक अनयूजुअली लार्ज बिजनेस सेगमेंट को हम टैप करें? देखिए, ये अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है। मैंने जैसा आपको कहा, मैं टारगेट के पीछे कभी नहीं भागा, पर मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा भी नहीं जी। अपनी अपनी जो एम्बिशंस थी उसको कभी भी किल नहीं किया। तो आज मेरा जो होता है कि मेरा आज हमेशा कल से बढ़िया है, ये मान के मैंने आज हमेशा कुछ न कुछ काम किया। तो मेरे पास ये टारगेट नहीं था कि मैं कोई इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दूंगा, पर यह टारगेट जरूर था कि मैं रोजाना कुछ न कुछ अच्छे काम करूंगा, अच्छी मेहनत करूंगा, और उसका फल तो मिलना ही मिलना था। अब ये कैसे शुरू हुआ, ये भी एक इत्तेफाक है। मैंने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के अंदर यूपीएससी का एग्जाम दिया, और यूपीएससी के एग्जाम में मैं इंटरव्यू के अंदर रह गया। घर की कंडीशन वो नहीं थी कि मैं और उनसे सपोर्ट ले सकता था, तो मुझे उस वक्त काम चलाने के लिए कुछ छोटा सा काम करना था, ताकि मैं पढ़ भी सकूं और कुछ अपना काम भी कर सकूं। यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे एक सुझाव दिया कि आप छोटे नक्शे बनते हैं, साइट प्लान। आपने देखे होंगे, आपके घर का भी साइट प्लान बना हुआ होगा जिसमें 4 लाइनें खींची होगी और उसमें सेटबैक्स लिखे होंगे। उन्होंने कहा आप ये साइट प्लान बनाओ, हम 4 रुपया, ये 1984 की बात है, 4 रुपये हम आपको पर प्लान देते हैं। उनका था कि ये 50-100 साइट प्लान बना लेगा और रोजाना 100 रुपये, 150, 200 रुपये कमा लेगा, तो इसका खर्चा चल जाएगा और अपना पढ़ाई करेगा। मैंने आने के बाद में मैंने देखा उनको 17,000 प्लान बनाने थे और किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका था और पूरा नहीं कर पा रहा। मैंने आने के बाद में अपना दिमाग जो भी लगा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल को छोड़ा नहीं था। मैंने 10 पेन खरीदे, अपने कलीग्स के पास गया, जूनियर्स के पास। मैंने कहा तुम मेरे लिए साइट प्लान बनाओ, मैं तुम्हें 50 पैसे पर कॉपी देता हूँ। 4 रुपये मुझे मिलते थे, 2 रुपये पर कॉपी मुझे बचता था, बाकी पेपर में खर्च हो जाता था। मैंने 17,000 प्लान 3 महीने में उनके पूरे कर दिए। उस वक्त 1200-1500 रुपए की तनख्वाह होती थी। जहां 15,000 रुपये पर मंथ, अगर 20,000 रुपये पर मंथ कमाओ आपके इंजीनियरिंग के तुरंत बाद, पहले दूसरे महीने में, तो किसको दिमाग में आएगा कि आपको वापस नौकरी करनी है? तो उस दिन के बाद में मुझे कभी नहीं लगा कि नौकरी करनी है। और मैं आज भी सभी को यही कहता हूं कि आप बिजनेस से बढ़िया कोई चीज नहीं है। देखिए, नौकरी के अंदर आप अपने दिमाग से काम नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस का कहीं पर भी अगर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको करना चाहिए। वेरी गुड। बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एक चीज तो होती है इनोवेशन, कि आप कुछ नया क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस सेंस। आप में वो बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए कि जिससे आप वो मनी की लैंग्वेज को समझ सको और किसी भी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का तरीका ढूंढो। तो वो कैसे आपने पाया? देखिए, बिजनेस करने के लिए आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत जरूरी है। आपको समझ भी जरूरी है, आपका इंटरप्रिटेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं, उसके कारण दिक्कत तो होती है। मेरा ज्यादातर जो सक्सेस है वो मेरे अच्छे साथियों की वजह से भी। मैं एक बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक हैबिट रही है कि नेटवर्किंग करना। जैसे चैनराज जी ने कहा था कि नेटवर्किंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, और नेटवर्किंग मेरा एक हॉबी बन गई। तो नेटवर्किंग करने से भी मुझे बिजनेस के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से मिली। और किसी भी अगर बिजनेस में अगर सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जानना और बहुत ज्यादा लोगों को जानना, ये भी बहुत जरूरी है। मुझे एक वाकया याद है। एक बार मुझे मेरे प्रोफेसर नहीं, हमारे स्कूल के टीचर ने 10th क्लास में मुझसे पूछा कि विश्वास, तुम्हारी शर्ट में कितने बटन है? मुझे उसका जवाब नहीं याद। तो उन्होंने उस पर आधा घंटा एक लेक्चर दिया कि ऐसा है कि आप क्यूरियोसिटी रखो
और कीन ऑब्जर्वेशन रखो, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप मालूम रखो। कीन ऑब्जर्वेशन आपको बहुत कुछ आगे ले जा सकती है। आप क्यूरियोसिटी रखोगे तो आपको बहुत कुछ आगे ले जा सकती है चीज। तो यही एक आदत जो पड़ गई, किसी भी चीज को आप जब भी आप कहीं से निकलते हैं, गुजरते हैं, देखते हैं, आप ध्यान से देखें क्यों हो रहा है। मतलब क्यों का आंसर हमें अगर मालूम है तो सब कुछ मालूम है, और क्यों का आंसर मालूम नहीं है तो सब कुछ दिक्कत। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपकी फैमिली में देर आर 4 पर्सन्स इन द फैमिली बिजनेस, जिसमें आप भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं और आपके दोनों बच्चे भी हैं। तो क्या ये सब परिवार में सब लोग अपने फैमिली बिजनेस में रहने से कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? मुझे कुछ साल पहले, कुछ भी नहीं, काफी साल, 20-25 साल पहले मेरी एक सिस्टर ने मुझे टोका कि घर पर बिजनेस को मत ला। तो ये था कि घर पर बिजनेस मतलब आपको घर पर बिजनेस बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, उसको ऑफिस में ही छोड़ के जाना पड़ता है। काफी सालों तक मैंने घर में एंटर होते ही अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करता था और निकलने के बाद ही ऑन करता था, ताकि घर और बिजनेस दोनों दूर दूर है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते। नहीं तो अगर घर और बिजनेस को आप साथ में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। और ये आज जो फ्रीडम की बात हम करते हैं, अगर आपने, मेरी वाइफ ने मुझे बिजनेस से बहुत सपोर्ट किया, वो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थी, बच्चों ने आज सपोर्ट किया, पर सबने अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखे और किसी ने किसी को एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। हमने सजेशन लिए पर कभी टोका टाके नहीं। तो यही एक सक्सेस रहने का मूल मंत्र। तो कभी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? ऐसा कभी हुआ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कभी हुआ नहीं। वेरी गुड। एक क्वेश्चन यहाँ नीतीश जी ने पूछा है कि हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड एन ऑटोमेटेड environment based decision making in an organized level with the help of emerging technologies like AI and ML? तो एक इसका डिसीजन मेकिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम कैसे डेवलप किया जा सकता है? देखिए, आजकल AI IT इसका यूज तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यूज होता है, और साथ साथ में आदमी का दिमाग भी काम करता है। दोनों को मिला के आप डिसीजन मेकिंग को कर सकते हैं। AI से या IT से हम प्रोसेस को छोटा कर सकते हैं, पर बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हम AI या IT का यूज सिर्फ टूल की तरह कर सकते हैं, पर आगे बढ़ने के लिए नहीं कर सकते। तो और आज जो हमारा प्रोसेस है वो AI ड्रिवन हो गया या IT ड्रिवन है, तो हमारा जो आउटपुट है वो फास्ट हो गया है। जो हम काम हम 15 दिन में करते थे, हम 2 दिन में कर सकते हैं, 1 दिन में कर सकते हैं, और वो फास्ट भी कर सकते हैं। हमें डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है, पर डिसीजन तो हमें ही लेना होगा। राइट। टेक्नोलॉजी कैन बी ए इनेबलर बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन माइंड। यस, दिस इज माय फीलिंग। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर अभी डिसीजन तो मैं लेता हूँ जी। डिसीजन मैं लेता हूं तो नहीं हो सकता है, पर डिसीजन इट्स अ जॉइंट डिसीजन। आपको अपने सबके साथियों की बात भी सुननी होती है, आप अकेले डिसीजन मेकर नहीं बन सकते ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ 1100 प्रोफेशनल्स, और उसमें कई प्रोफेशनल्स ऐसे भी होंगे जो आप लोगों से ज्यादा क्वालिफाइड हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे से तो कम से कम ज्यादा क्वालिफाइड है। 250-300 तो IIT के लोग होंगे, कुछ IIM के होंगे, तो अब मैं तो सिंपल ग्रेजुएट ही था, तो सभी ज्यादा क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद है सर, उनके सामने भी यही स्थिति है। उनको डर लगता है कि हम अपने से ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो क्या इसके लिए कोई मंत्र दे सकते हैं उनको? देखिए मेरे साथ में कुछ IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स भी हैं, और कुछ बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। मैं एक उस कैटेगरी का हूं जो अपना बॉस भी इंटरव्यू करके हायर कर सकता है, मतलब मैं अपने बॉस भी रख सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं सर बोलता हूँ। आपको रेस्पेक्ट देना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप उनकी रेस्पेक्ट, उनकी नॉलेज को देना है। अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं किसी भी टैलेंटेड आदमी को, तो आप ही गेन करते हैं, वो गेन नहीं करता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, पर लेकिन क्या ये इसकी टेक्निक क्या है आपके पास में कि वो उनको आप न सिर्फ सिलेक्ट करते हैं बल्कि रिटेन भी कर पाते हैं और उनसे बहुत अच्छा आउटपुट भी ले पाते हैं? देखिए, मैंने कहा एक वर्ड में रेस्पेक्ट।
किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को उसके इंटेलिजेंसी को भी रेस्पेक्ट दें, आप उस आदमी को भी रेस्पेक्ट दें, वो आदमी कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाएगा। ओके ओके। इसमें कुछ शेयरिंग शेयरिंग वाला मॉडल भी आपके यहाँ है? बिल्कुल। ऐसा देखिए, शेयरिंग वाला मॉडल तो आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि आपको हर वर्टिकल का प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसमें डेवलप करनी होती है, क्योंकि आप इतना माइक्रो लेवल पर डिटेलिंग में जाकर उन लोगों को जज नहीं कर सकते कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कितना उसका आउटपुट है। ओके तो आजकल यही एक मॉडल है जिसमें आप अपने प्रॉफिट को शेयर करें, लिमिटेड प्रॉफिट को शेयर करें, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। और यही एक हम कहते हैं, जब एम्प्लॉइज को आप किस तरह से मोटिवेटेड रखें, तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा टूल है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा, आपने अभी बताया कि बहुत से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं आपके यहाँ, तो बेसिकली आप जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, तो ज्यादातर काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पड़ता है। तो गवर्नमेंट की जो वर्किंग की स्टाइल होती है वो तो बहुत ही डिफरेंट है और सबको पता है कैसी होती है, और ज्यादातर बिजनेसमैन तो ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस करना ही नहीं। तो आप उसमें कैसे सफल हो पाते हैं? देखिए, अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया की तरह ही काम करना है, आपको यूके में रहना है तो यूके की तरह काम करना है। राइट। आपको इंडिया में अगर किसी चौराहे से भी क्रॉस करना है तो भी आपको हडल आपको दिखेगी, आपके सामने कोई दूसरा कार लाके खड़ा कर देता है। राइट। और फिर जब आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो तीसरा आदमी आगे जाता है पीछे से निकल कर। तो आपको लाइफ में गवर्नमेंट की जो छोटी मोटी हर्डल्स हैं वो एक हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब तो काफी इंप्रूवाइज हो रहा है, सिस्टम भी बहुत इंप्रूव हो रहा है। हाँ। मोदी जी के राज में तो काफी सिस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी आई है। गवर्नमेंट को भी रियलाइज होने लगा है कि गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो पर यह है कि जो भी है, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस कंट्री के अंदर जैसा सिस्टम है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़े, उसको क्रिटिसाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। सिस्टम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैनेज नहीं करें पर रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैनेज करने को वर्ड को थोड़ा सा डिफरेंट हो गया रेस्पेक्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज डिले हो रही है तो आपको जाकर वहां से उनको रिक्वेस्ट करना, उससे आपको डिस्कस करना, उससे निकलवाना, उनको कन्विंस करना, ये करना ही होगा, क्योंकि ये अपने सिस्टम में है। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन आवर अप्रोच, और उससे हमें रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगी डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन जो मैं सभी से पूछ रहा हूं, और वो ये कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में बिजनेस के तौर तरीके पूरी तरह बदले हैं, तो आपकी यहाँ जो ऑडियंस हैं उनको क्या एडवाइस है, क्या गाइडलाइन है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में वो अपने काम के तरीके में क्या बदलाव लाने की जरूरत है उन्हें, और किस तरीके से अप्रोच करें? देखिए, जो कोविड के टाइम में जो लोगों की एंग्जाइटी बढ़ी या लोगों में डिप्रेशन हुआ, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि आप कोई बदलाव मत लाओ, पॉजिटिविटी अपने लाइफ में रखो, सब कुछ चलता रहेगा। ये शॉर्ट पीरियड का जो है कोविड का इफेक्ट है, 2 महीने 3 महीने। अभी थोड़ा कोविड कम हो गया था, बिजनेसेस वापस आ गए थे, जीडीपी 10% से वापस ज्यादा की ग्रो करने लग गई थी। फिर 2-3 महीने आएगा, फिर चल जाएगा। तो ये छोटे मोटे साइकिल, जैसे मैंने कहा ना, जो आते हैं साइकिल आते हैं, साइकिल का टायर का पहिया पंचर होता है, रिपेयर करते हैं, चल देते हैं। तो इस छोटे से पीरियड को इग्नोर करना भी बेटर है, बट पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर हम यही सोचते रहे कि अब क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, दुनिया का क्या हो जाएगा, या हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट करने की बात। मैं मतलब मेरा लाइफ में एक उसूल है कि आप हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव सोचने से ही सारी प्रॉब्लम्स के रास्ते निकलेंगे, सॉल्यूशंस निकलेंगे। और अगर हम प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। मैं एक बात हमेशा अपने ट्रेनिंग में कहता हूं कि इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल गेट प्रॉब्लम्स, इफ यू थिंक ऑफ सॉल्यूशंस यू विल गेट सॉल्यूशंस। यस, बिल्कुल सही है, बहुत सही पॉइंट पे हम अपने इस कन्वर्सेशन को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच विश्वास जी, इट हैज बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बिल्कुल आपने दिल की, अपने अंदर की बातें कही, प्रैक्टिकल बातें कही, कोई बिना लाग लपेट के, कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, पर लेकिन बिल्कुल बिजनेस में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाली बातें हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।